हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए लेक्चर में। आज 16 दिसंबर 2022। तो आज हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। करंट अफेयर्स के सेशन के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस फॉर टुडे, और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको इस सेशन को एंड होते होते मिल जाने चाहिए। इतना ही नहीं, आपको उस क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। चलो तो लेट अस स्टार्ट विथ आज की किस्से, आज की कहानियां। तो द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज, सबसे पहला जो मुद्दा है, सबसे पहली कहानी या किस्सा जो हमारा है वो है अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से जुड़ा हुआ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेट्स इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 इन यूएई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कि इंडिया ग्लोबल फोरम ये कहां ऑर्गेनाइज हुआ? तो यूएई में ऑर्गेनाइज हुआ। मतलब ये ऑर्गेनाइज किया गया दुबई में। कब से कब तक? सॉरी, दुबई में और अबू धाबी में कब से कब तक ऑर्गेनाइज हो रहा है? ये ऑर्गेनाइज हो रहा था 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, यानी 12 तारीख को ये इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा? एस जयशंकर जी के द्वारा, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है। तो ये एक चीज हमको याद में रखनी है। दूसरा, आज 16 दिसंबर को ही इसका आखिरी दिन है, यानी आज ये कंक्लूड हो गया। अब ये इंडिया ग्लोबल फोरम है क्या चीज? देखिए, कोई भी फोरम जो होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को, दोनों कंट्रीज के लोगों को मिलने की, बात करने की, अलग अलग विषयों पे चर्चा करने की। तो यहाँ पे जैसे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे पॉलिटिक्स से जो लोग हैं वो यहाँ पे है, बिजनेस की फील्ड से जो लोग हैं वो यहाँ पे है, बिजनेस की फील्ड से जो लोग वो यहाँ पे, उसके बाद में कल्चर से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये लोग जब साथ में आएंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो दोनों कंट्रीज के विचारों में लेन देन होगा और इसी से दोनों कंट्रीज आगे बढ़ेंगी और डेवलप होगी। तो ये रिश्ते सुधारने का एक बहुत अच्छा अवसर होता है। साथ में दोनों देशों में जो भी इश्यूज है, इसके अलावा दोनों देशों में ग्रो करने के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज है उस पे यहाँ पे ऐसे फोरम्स में बात होती है, चर्चा होती है। तो यहाँ के इंडिया के और यूएई के पॉलिटिकल लीडर्स, कल्चरल लीडर्स और बिजनेस लीडर्स ये सब शामिल हुए थे और इसी के साथ इसी कारण के लिए ये इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पे? यूएई में कहां पे? तो दुबई में और अबू धाबी में। कब से कब तक? 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक। ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट के बारे में ध्यान में रखनी। चलो अब चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला जो अपना पॉइंट है वो किससे रिलेटेड है? तो अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो कि एक एनवायरमेंटल टूरिज्म या इको टूरिज्म जिसको हम बोलेंगे उससे रिलेटेड है। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या करना सोच रही है, हम लोग यहां पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश टू डेवलप वन वेटलैंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट टू प्रमोट इको टूरिज्म। इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नया वेटलैंड बनाने का प्लान कर रही है। अब ये बिल्कुल उसी चीज की तरह है जो हमने इससे पहले देखी थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जैसा, कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आना चाहिए जिसपे वो डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से फोकस करेगा। वैसा ही फिर उत्तर प्रदेश ने एक शुरू किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ये तो नेशनल इशू था, नेशनल मूवमेंट है समझो, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वैसे ही उत्तर प्रदेश में क्या शुरू हुआ? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। वैसे ही अभी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और क्या शुरू कर रही है? वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, है ना। तो इसको जैसा ये ओडीओपी हमको पता है, ओडीओपी के बारे में हमने जाना था, जैसा ओडीओपी है वैसा ये ओडीओडब्ल्यू होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। अब आप में से काफी लोग जो पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, उनके लिए वेटलैंड ये एक वर्ड शायद नया हो, तो उनके लिए बताता हूं। वेटलैंड यानी एक ऐसी जगह, एक ऐसी लैंड जो पानी से भरी हुई है, बराबर है। ऐसी जमीन जहां पे पानी बहुत है, दलदल के जैसी जमीन जहां पे अपनी ही एक इकोसिस्टम होती है ना। यानी कुछ जीव जंतु आपको ऐसी ही जगहों में मिलेंगे, वो बाकी जगह आपको नहीं मिल सकते। तो अपनी ही एक इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम की तरह वेटलैंड्स काम करते हैं। इसलिए ये वेटलैंड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो वैसे तो वेटलैंड्स हर जगह होते हैं लेकिन उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाता। जो रिजर्व फॉरेस्ट में वगैरह होते हैं उनका प्रोटेक्शन हो भी जाता है, लेकिन उसके बाहर के जो है उनका प्रोटेक्शन नहीं होता। तो अब वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड के अंडर उनका भी प्रोटेक्शन किया जाएगा।
वेटलैंड मतलब ऐसी जगह, जैसे मैंने कहा, जो पानी से भरी होती है, या ऐसी जगह जहां जमीन तो है लेकिन बहुत सरफेस के बहुत पास पानी बहुत है, तो दलदल या उस टाइप की जगह को आप वेटलैंड समझ सकते हैं। ठीक है, तो सवाल यह बन सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड का प्रोजेक्ट ला रहा है। तो वो आपको याद रखना है, कौन सा। उत्तर प्रदेश किसके अंडर आने वाला है, किसके अंडर मतलब कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, तो यह आएगा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है वहां पे, वो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री जिसको हम कहेंगे, वो आती है अरुण कुमार सक्सेना इनके अंडर। तो आपको ये चीज कुछ याद रखनी है। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग आगे। अगला हमारा पॉइंट है फिर से फॉरेस्ट से रिलेटेड। अभी जैसे हम उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, अब हम करेंगे केरल के फॉरेस्ट के बारे में। तो केरल में भी फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वनीकरण। वनीकरण, जैसे मराठी में अपन बोलते हैं ना वनीकरण, वैसा ही केरल में भी, साउथ में भी वैसी नाम है वनीकरण। तो वनीकरण ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो पहले तो आप ये ध्यान में रखिए, ये वनीकरण प्रोजेक्ट कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू केरला। ठीक है, अब ये वनीकरण क्या है, तो यहां पे क्या करने वाले हैं, वनीकरण नाम का एक अफॉरेस्टेशन का प्रोजेक्ट हो रहा है, यानी जहां पे प्लांटेशन होगा। और दूसरा एक देखो, वनीकरण यानी प्लांटेशन तो वहां होगा, लेकिन दूसरा भी एक चीज उसमें बहुत ही जरूरी है, वो है कि ये रूट आउट करने वाले हैं, यानी निकाल के फेंकने वाले हैं कुछ झाड़ों को, कुछ पेड़ों को, या ऐसी कुछ स्पेसीज को जो इन्वेजिव है और जो बहुत तेज गति से फैल रही है, और जो रेगुलर हमारे जो प्लांट्स है उस एरिया से रिलेटेड उनको ग्रो करने से उनकी ग्रोथ में मुश्किल ला रही है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं, जैसे सेना स्पेक्टेबिलिस, ये नाम यहां दिख रहा है ना, सेना स्पेक्टेबिलिस। सेना स्पेक्टेबिलिस ये एक इन्वेजिव प्लांट है, बहुत इन्वेजिव है, मतलब क्या, ये बहुत ज्यादा ग्रो करता है, तेजी से ग्रो करता है, और जिस एरिया में ये आ जाता है उस एरिया में बाकी प्लांट्स की ग्रोथ को रोक के खुद ही ग्रो करना शुरू कर देता है। ऐसे प्लांट्स हमारे फॉरेस्ट के लिए, हमारी हमारी पूरी एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत हानिकारक है। तो ऐसे प्लांट्स को निकाल फेंकना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो दोनों चीजें हैं, वनीकरण में क्या होने वाला है, फॉरेस्टेशन भी होने वाला है, अफॉरेस्टेशन यानी जहां पे प्लांट्स लगाए जाएंगे, और रूट आउट भी किए जाएंगे, जो इन्वेजिव प्लांट्स है उनको रूट आउट किया जाएगा। ठीक है ना। तो ये कहां हुआ, तो ये हुआ, देखिए 30 हेक्टर्स ऑफ लैंड में हुआ, कहां पे, सुल्तान बाथरी फॉरेस्ट में। ठीक है ना, कहां प्रोजेक्ट कहां हो रहा है, ये 30 एकड़ के एरिया में हो रहा है, सुल्तान बाथरी फॉरेस्ट में। ये कहां आता है, तो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। वायनाड, जहां से उस पर अभी जाऊंगा नहीं मैं, पर वायनाड केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से वहां पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो सुल्तान बैथरी फॉरेस्ट है, वहां पे 30 एकड़ के लैंड में ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, आपको इसमें से सवाल 2-3 बनेंगे। एक कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वनीकरण का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, वायनाड याद रखना, या कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लॉन्च किया गया, तो नाम याद रखना हो, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप इसको राहुल गांधी से जोड़ सकते हो। दूसरा, ये कौन सी प्रजाति है जो इन्वेसिव है, जिसको रूट आउट करने का प्लान वनीकरण में हो रहा है, तो ये इसका नाम आना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन एग्री ग्रेजुएट जो AFO के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है सेना स्पेक्टेबिलिस, तो इसका नाम आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये वनीकरण प्रोजेक्ट कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है, केरल से रिलेटेड। आई होप यहां तक एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में कुछ और नाम भी है, जैसे मैंने तो आपको एक ही बताया, सेना स्पेक्टेबिलिस, जो कि इन्वेजिव प्लांट्स है, लेकिन इसके अलावा कुछ यहाँ पे नाम और दिए गए हैं, जैसे यूपेटोरियम है, मिगानिया माइक्रांथा है, और लैंटाना कमारा है। तो लैंटाना कमारा ये एक प्लांट है, यूपेटोरियम है, मिकानिया माइक्रांथा ये एक प्लांट है, जो इतने ही इन्वेजिव है और जो रेगुलर प्लांट्स को ग्रो होने से रोक रहे हैं, तो इनको भी निकाला जाना चाहिए। ठीक, तो आई होप ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। यहां पे हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। एक चीज और आई थिंक मैं भूल गया कि ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो एक ग्राम पंचायत से की एसोसिएशन में हो रहा है, जिसका नाम है नूला पूजा। हाँ, तो नूला पूजा ये ग्राम पंचायत है जिसके एसोसिएशन में ये पूरा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, तो यहां से अब हम आगे जाएंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है आरबीआई के एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। आरबीआई ने एक इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शन लगाया था और वो इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शन को अब आरबीआई ने उठा लिया है, यानी वापस ले लिया है। अब ये इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, काय पे लगा, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो ये समझेंगे कि इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शन क्या था। देखिए, आरबीआई जनरली अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो वो लिखित तौर पे दे देगा कि ये चीज नहीं करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजों को इनफॉर्मली बताना जरूरी होता है। इनफॉर्मली मतलब कोई नियम नहीं बनाएंगे, लेकिन सिर्फ ये लोगों को बता दिया जाएगा जो कंसर्न पीपल है कि देखो कुछ दिन के लिए इन चीजों को नहीं करना है या रोक के रखना है, उसको बोलेंगे इनफॉर्मल रेस्ट्रिक्शन। काय पे लगाए थे, तो इन्होंने लगाए थे रूपी के एनडीएफ ट्रेड्स पे। अब ये एनडीएफ क्या है वो भी देखेंगे, और रूपी का एनडीएफ ट्रेड ये क्या है ये भी देखेंगे। देखो, एनडीएफ का पहले तो आप फुल फॉर्म समझो। फुल फॉर्म है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। क्या बोला जाता है इसको, एनडीएफ को, नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स। अब ये इश्यू क्या है वो पहले समझो। देखो क्या है, करेंसी जो होती है वो करेंसी कम या ज्यादा हो सकती है किसी भी अदर करेंसी के केस में। अब समझो मुझे रुपए लेने हैं, बराबर है, मुझे रुपए करेंसी लेनी है और किसी को डॉलर लेनी है। अब उसको अगर डॉलर खरीदना है तो जब डॉलर के रेट्स बढ़ेंगे तो उसका फायदा होगा, अगर रुपए के रेट बढ़ेंगे तो मुझे फायदा होगा, बराबर है। तो हम क्या ऐसे केस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं कि आगे की डेट के लिए हम लोग पहले से ही एक अमाउंट डिस्कस करके रख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड्स, एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि वो तो रेट रोज चेंज हो रहा है। या फिर इसका जो ट्रेड होता है या मार्केट होता है, वो मार्केट में पैसे कमाने के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। तो बहुत बार बैंक्स क्या करती है कि एनडीएफ का जो ट्रेड करती है, यानी उस मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है कि जिससे थोड़ा सा पैसा कमाया जा सके, बराबर। तो इस पे आरबीआई ने रोक लगा रखी थी। क्यों लगा रखी थी, और वो भी इनफॉर्मल रोक लगा रखी थी, कहीं रूल नहीं लाया था। इनफॉर्मली ये बताया गया था कि आप एनडीएफ की ट्रेड में हिस्सा ना ले, और जो भी आपने अभी पोजीशन बनाई रखी है उसी पोजीशन को मेंटेन करिए। वो ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि हमको पता है पिछले कुछ दिनों से रुपया जो है वो डॉलर की कंपैरिजन में बहुत वीक हो रहा था, यानी अक्टूबर में तो ये 83.29 पे पहुंच गया था। ऐसे केस में आरबीआई को काफी सारी स्टेप्स लेने भी पड़े थे। तो इसी में उन्होंने इनफॉर्मली बताया भी था बैंक्स को कि आप कुछ दिन के लिए अपनी पोजीशन जो है वो उसको और बिल्ड मत कीजिए, स्ट्रांग मत कीजिए, आप एनडीएफ की ट्रेड से बचिएगा। और वही हमारे बैंक ने किया। अब वही इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन आरबीआई ने उठा लिए है, तो अब जो बैंक्स है वो अपनी पोजीशन पे बिल्ड कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। एनडीएफ ट्रेड क्या होता है या किस पे से रिस्ट्रिक्शन उठाया, ये भी अगर पूछे तो आप एनडीएफ ध्यान में रखिएगा। एनडीएफ का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखो, एनडीएफ मतलब नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट मींस, और ये रिस्ट्रिक्शन उठाया है आरबीआई ने। चलो अब चलते अगले पॉइंट की ओर। अगला किस्सा क्या है हमारा, अगला किस्सा है साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेस साइंस से रिलेटेड। काफी कुछ दिन से हम स्पेस से रिलेटेड काफी नई नई चीजें देख रहे हैं, नहीं? आई स्पेस का वो फर्स्ट मून लैंडर प्राइवेट कंपनी ने भेजा है, उसके बारे में हमने देखा ना। आर्टेमिस 1 के बारे में देखा था हमने। तो ये सारा हम देख ही रहे। इसी के साथ में अभी देखो और एक चीज हुई है। साइंटिस्ट ने क्या किया है, पहली बार साइंटिस्ट में फर्स्ट एवर ऑडियो रिकॉर्डिंग, पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है। किसका ऑडियो रिकॉर्डिंग किया वो देखना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल व्हर्लविंड्स, और कहां की, मार्स पे की। मार्स पे की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल व्हर्लविंड्स का ऑडियो रिकॉर्ड किया है। अब ये चीजें है क्या, समझेंगे। पहले तो समझेंगे व्हर्लविंड। ऑडियो रिकॉर्डिंग सबको पता है क्या होती है। व्हर्लविंड क्या होता है, व्हर्ल का मतलब है घूमना, विंड जो घूमती हुई जाती है। छोटे छोटे टॉर्नेडोज या मराठीत जसं आपण चक्रीवादळ म्हणतो ना तसं, ठीक है ना। तो भंवरे छोटे छोटे, ये भंवरे वहां पे मार्स पे जो भंवरे घूमते हैं वो उसका जो साउंड है वो रिकॉर्ड किया गया, बराबर है। तो ये व्हर्लविंड्स का मतलब है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, यानी वो उसके सरफेस पे होने वाले। मार्स के, कहां के सरफेस पे, मार्स के सरफेस पे होने वाले। और वर्ल्ड का मतलब है वो डस्ट की साइकिल, जिसको हम बोलेंगे, यहां आपको दिखेगा मार्स की डस्ट की साइकिल, है ना। डस्ट की साइकिल बोले तो वो चक्रवादळ, सिंपल सिंपल। तो क्या हुआ, ये रिकॉर्ड कैसे कर लिया,
अब वहां पे मार्स पे अभी फिलहाल परसेवरेंस नाम का रोवर चल रहा है, उसने लैंड किया था और वो वहां पे घूम रहा है। कहाँ लैंड किया वो भी पता होना चाहिए हमको। ये लैंड किया द जेजेरो क्रेटर में, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जेजेरो क्रेटर में घूम रहा था। अब इसके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का डिवाइस है। तो फिर ये क्या पूरा टाइम ऑडियो रिकॉर्ड करता है? बिल्कुल नहीं। ये ऑडियो रिकॉर्ड करते वक्त हर 2-3 दिन बाद 3 मिनट के लिए शुरू होता है ना। 3 मिनट्स के लिए, देखो यहां दिया है 3 मिनट्स के लिए शुरू होता है हर 2-3 दिन में। और जब भी शुरू होता है तब वो रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग 3 मिनट में ही होनी चाहिए, वो 3 मिनट में ही ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन उस 3 मिनट में वो वर्ल्ड विंड का वहां से जाना भी जरूरी है। तो ये पहली बार हुआ जब उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग 3 मिनट के लिए शुरू था और तभी उसके ऊपर से एक वर्ल्ड विंड गया, बरोबर है। यानी एक वो भंवरा जो है हवा का वो उसके ऊपर से गया और इसीलिए तब वो रिकॉर्ड हो गया। इसके साथ में फोटोग्राफी भी कर रहा है। तो अब वो फोटोग्राफिक एविडेंस, और एविडेंस बोले तो फोटोग्राफिक जो भी एविडेंस वहां से मिला वही, और ऑडियो रिकॉर्डिंग, अब इसका स्टडी साइंटिस्ट कर रही है। इन सारी चीजों का स्टडी करेंगे। अगर मार्स पे हमको रहने जाना है तो पता होना चाहिए ना वहां क्या हो रहा है सारा। हम लोग प्लान कर रहे हैं मार्स पे भी जाके कभी रहेंगे, है ना। तो ये मार्स पे जाके रहने का हमारा जो सपना है वो उसे पूरा करने के लिए पहले वहां के टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को, वहां के सारे एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। बस ये उसी के लिए की हुई एक एक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। तुम लोग इसको नासा की साइट पे जाके सुन सकते हो। मैंने सुना और ये बस वैसे ही लगा जैसे हवा जा रही है। अब अपने को तो उतना ज्यादा समझता नहीं, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, चलो अब चलते अगले पॉइंट की ओर। अगला किस्सा क्या है? अगला किस्सा है अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ, लेकिन ये अपॉइंटमेंट किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हुई है या इंडियन अपॉइंटमेंट भी नहीं है। ये अपॉइंटमेंट है फॉर्मूला 1 रेसिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स है उनके बॉसेस की अपॉइंटमेंट। बॉसेस की बोले तो बॉस की नहीं है, लेकिन उनके लिए जो पूरी तरह काम संभालने वाले व्यक्ति है उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में ये विषय है। क्या है विषय? देखो, आपने सुना होगा फेरारी के बारे में, सभी ने सुन के रखा है। तो फेरारी ये जो कंपनी है, जो टीम है फॉर्मूला 1 में अपनी कारें उतारती है, जीतती भी है ना काफी बार। तो फेरारी ने अपने नए बॉस के तौर पे किसको बुलाया है? फ्रांस से आए हुए फ्रेडरिक वेसोर को बुलाया है। किसको बुलाया? फ्रेडरिक वेसोर। अभी ये जो है ना फ्रेडरिक वेसोर, मेरा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। लेकिन फ्रेडरिक वेसोर, इनको फेरारी ने अपना नया बॉस करके चुना है ना। नया बॉस का मतलब क्या होता है? ये वहां के प्रिंसिपल रहेंगे और जनरल मैनेजर रहेंगे, यानी सारी बागडोर इनके हाथ में रहेंगी, काम संभालने वाले चीफ व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये फेरारी के जनरल मैनेजर बनेंगे। इनका नाम क्या है? फ्रेडरिक वेसोर। अब ये फ्रेडरिक वेसोर जो है, ये क्या पहले से हेड थे कहीं? हाँ थे। एक सबौर नाम की कंपनी है, जो टीम है जो स्विट्जरलैंड बेस्ड है ना, सॉबर। तो सॉबर जो है, ये सॉबर के पहले चीफ थे, हेड थे। अब सॉबर से कहां गए? फेरारी में गए। अब सॉबर में हो गई जगह खाली। तो फिर सॉबर में जगह खाली थी, सॉबर ने क्या किया? फिर मैक्लारेन को बोला। अब मैक्लारेन नाम की भी एक टीम है, मैक्लारेन को बोला। मैक्लारेन की टीम के जो हेड थे उनको उन्होंने बुला लिया इधर। फिर मैक्लारेन में जगह खाली हो गई तो मैक्लारेन ने और किसी को बुलाया। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इधर से उधर ये लोग, ये कंपनी से वो कंपनी जॉब स्विच कर रहे हैं। लेकिन ये जॉब जरा बड़ी है ना। फॉर्मूला 1 की रेसिंग ये कार की सबसे प्रतिष्ठित रेस है, जिनमें पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स फेरारी, सॉबर, है ना, या मैक्लारेन बड़ी टीम्स है। इनके हेड चुने जाना इज अ बिग न्यूज। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फ्रेडरिक वॉसर फ्रांस से है और वो कहाँ के हेड बने हैं? फेरारी के। ठीक, चलो देखो, क्वेश्चन इस पे बनने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर बनता है तो पता होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई मीन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कल हमने स्टील से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, है ना। उस स्टील सेक्टर में से 5 बड़ी कंपनीज और कुछ अदर कंपनीज को कल नहीं 14 दिसंबर को हमने देखा था। तो उन सारी कंपनीज को पीएलआई स्कीम में शामिल किया गया, यह हमने देखा था। आज उसी एक स्टील कंपनी से रिलेटेड न्यूज है। कौन सी? टाटा स्टील, उसमें भी शामिल थी पीएलआई स्कीम में। यहां पे टाटा स्टील ने क्या किया है? टाटा स्टील ने, यहां टाटा स्टील ने अभी क्या किया है?
तो टाटा स्टील ने एमओयू साइन किया है। किसके साथ एमओयू साइन किया है? सॉरी, हाँ, टाटा स्टील ने एमओयू साइन किया है किसके साथ? हॉकी इंडिया के साथ, है ना। तो हॉकी इंडिया के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया, काई के लिए? अब टाटा स्टील ऑफिशियल पार्टनर बनेगा किसका? इंडियन मेंस हॉकी टीम का। कब के लिए? लेकिन मेंस हॉकी टीम जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए। वर्ल्ड कप कहां होने वाला है? इंडिया में, भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो भुवनेश्वर और राउरकेला में जो वर्ल्ड कप होने वाला है अभी जनवरी 19 से लेके तो जनवरी 13 से लेके तो जनवरी 29 तक, है ना। अभी जनवरी 13 से जनवरी 29 तक भुवनेश्वर और राउरकेला में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। और ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो है उसके लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी या हॉकी इंडिया इन FIH का वर्ल्ड कप है, उसके लिए हॉकी इंडिया का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? तो ऑफिशियल पार्टनर बना है टाटा स्टील। आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। वैसे ये पहली बार नहीं है कि इंडिया किसी हॉकी के वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है, ये अभी चौथी बार हम लोग आयोजन करेंगे। इससे पहले 2018 में उड़ीसा में मेंस वर्ल्ड कप हम लोग ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। पहली बार हमने 1982 में किया था, उसके बाद फिर बॉम्बे में, और फिर 2010 में हमने न्यू दिल्ली में किया, 2018 में भी उड़ीसा में किया, और अभी 2023 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो 13 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा। ठीक, ऑफिशियल पार्टनर कौन बने हैं? टाटा स्टील। ठीक है, चलो अब यहां पे हम लोग रुकेंगे इस पॉइंट पे। अब चलेंगे अगले मुद्दे पे। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एक नए सोलर फोटोवोल्टाइक वाला जो प्रोजेक्ट है वो कमीशन हुआ है। कमीशन हुआ है मतलब शुरू हुआ है, कहां पे, है ना, और किसने किया है इस पे नजर डालना है, ठीक है ना। तो ये एनटीपीसी ने किया है। किसने किया है? एनटीपीसी मतलब नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एनटीपीसी जो है इसने 150 मेगावाट और 90 मेगावाट इतना वो देवी कोट का सोलर पीवी कमीशन किया है। अब यहाँ पे एक वर्ड है सोलर पीवी। पीवी का मतलब है फोटोवोल्टाइक। पीवी का मतलब क्या है? फोटोवोल्टाइक। देखो फोटोवोल्टाइक सेल्स जो होते हैं उससे हम लोग वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करके उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन करते हैं, इसलिए उसको सोलर पीवी प्रोजेक्ट बोला जाता है। अब सवाल यह बनता है कि ये जो एनटीपीसी का 150 मेगावाट का और 90 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट कमीशन हुआ है कहां हुआ है? तो ये कहां हुआ है? ये हुआ है जैसलमेर में, राजस्थान में, ठीक है ना। तो राजस्थान के जैसलमेर में देवीकोट नाम से, देवीकोट सोलर पीवी नाम से ये प्रोजेक्ट कमीशन हुआ है। इतनी चीज हमको याद रखना है। इसके साथ ही एनटीपीसी का अभी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी हो गई है? देखो 58,000 मेगावाट से ज्यादा, 58,000 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी अभी एनटीपीसी की हो गई है ना। तो ये एक 150 और 90 मेगावाट का प्रोजेक्ट कहां हुआ है हमको याद रखना है? जैसलमेर में, राजस्थान के। ठीक है, चलो अब चलेंगे अगले पॉइंट की ओर। अब बात करेंगे एक अवार्ड पे और एक व्यक्ति जो ब्रांड एम्बेसडर बना है उनके। अभी मैं अगर यहां खड़ा रहूं तो आपको ये जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो दिखे नहीं होंगे, अब दिखा देता हूं, है ना। तो ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इनको सभी आप पहचानते हैं, लेकिन इन पे आने से पहले हम लोग अवार्ड की बात कर लेते हैं। मेघालय को ट्यूबरकुलोसिस में अच्छा काम करने के लिए, यानी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट का नंबर काफी कम हुआ है और उसके लिए उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस जो की है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस काय में की है? ACSM में की है। काय में? ACSM में। तो ये ACSM में बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए मेघालय को अवार्ड मिला है। किसके तरफ से मिला? हेल्थ डिपार्टमेंट, है ना। तो मेघालय के हेल्थ डिपार्टमेंट को अवार्ड मिला है काय के लिए? ट्यूबरकुलोसिस में ACSM में। अब ये ACSM मतलब क्या, पहले तो ये जान लेते। ACSM मतलब एडोक्वेसी, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन। कहीं लिख दूं क्या? चलो लिख भी लेंगे। ACSM का मतलब है एडोक्वेसी ना, कम्युनिकेशन एंड सोशल मोबिलाइजेशन। है ना। तो ये होता है, मतलब क्या कि मेघालय की सरकार ने क्या किया? मेघालय की सरकार ने, यानी मेघालय के हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया?
तो मेघालय के हेल्थ डिपार्टमेंट ने ट्यूबरकुलोसिस से कैसे बचा जा सकता है या उस पर क्या क्या उपाय है, ये सारा लोगों को बताया, है ना। और बताया मतलब उसको एडवोकेट किया, वो लोगों तक कम्युनिकेट बहुत अच्छे से किया और सोशली मोबिलाइज किए, सारे जो अपने रिसोर्सेस है उनको प्रॉपरली मोबिलाइज किया। इसी की वजह से उनको एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा, बराबर है। तो इन्होंने इसको एक जन आंदोलन के तौर पे ट्रीट किया कि ये एक पब्लिक मूवमेंट होना चाहिए, बराबर है। तो ये उन्होंने किया और इसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला। क्यों? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से ऑलमोस्ट 2.6 मिलियन पीपल की हर साल इंडिया में डेथ होती है। तो ये इसके अगेंस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इन्होंने एक जन आंदोलन के तौर पे, पब्लिक मूवमेंट के तौर पे काम किया है। रिजल्ट क्या आया इसका? तो रिजल्ट यानी ऑलमोस्ट पहले 4000 पेशेंट्स इनको एक साल में मिल रहे थे, लेकिन इसके बाद अभी 2022 में सिर्फ 1000 पेशेंट्स मिले। यानी जो इन्होंने काम किया उसका रिजल्ट डायरेक्टली दिख रहा है, बराबर है। अब इससे रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड। कौन सी चीज? पहली ये कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, उन्होंने 2025 तक टारगेट रखा है कि ट्यूबरकुलोसिस को इंडिया से मिटा देना है। तो टारगेट हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए ये पूछ रहा हूं। टारगेट जो है ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने का, इंडिया का जो टारगेट है वो है 2025 तक, कि हम कह रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक हम लोग इंडिया से मिटा देंगे। टारगेट है अपना, अचीव करना अपने ही हाथ में है ना। और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो टारगेट है यानी एसडीजी का जो टारगेट है, वो टारगेट है 2030 तक, 2030 तक, है ना। तो इंडिया का टारगेट 2025 तक है, एसडीजी के टारगेट से 5 साल पहले ही हमको ट्यूबरकुलोसिस इंडिया से खत्म करना है। हमारे पास बचे हैं सिर्फ अभी 2 साल, 2 साल में बहुत मेहनत करना बाकी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अब आते जिस पॉइंट के लिए आप रुके हुए थे, इनको क्या दिया है। अब दोनों भी, इनका तो चेहरा ही आप पहचानते हो और इस लोगों को भी पहचान ले लिया होगा। तो मैकडोनल्ड्स के ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन मैकडोनल्ड्स कहाँ के? मैकडोनल्ड्स के नॉर्थ और ईस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? कार्तिक आर्यन, है ना। अब ये यानी मैकडोनल्ड्स लोगों को बेचने में और मदद करेंगे। तो ये एक वन लाइनर आपके लिए पता होना जरूरी है, ठीक है। अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एक बिल के बारे में जो राज्यसभा से पास हुआ है। ये बिल क्या कहता है? बिल के अनुसार अभी एसटी कम्युनिटी जो है उसमें और 4 जिलों से गोंड कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अभी एसटी कैटेगरी में ऐड किए गए हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए राज्यसभा में ये बिल पास हुआ। पहले ये बिल जो लाया गया था वो लाया गया था लोकसभा में। लोकसभा में ये बिल पास हो गया था अप्रैल में ही। फिर अभी जब संसद चल रही है तो अब ये राज्यसभा में आया और राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। इसका मतलब क्या कि अभी क्या होगा कि जो गोंड ट्राइब्स से आने वाले लोग हैं, बराबर है, कहां के? यूपी में के। लेकिन यूपी में कहां? यूपी में सारे जिलों के क्या? नहीं। तो यूपी में 4 जिले, बेसिकली 4 डिस्ट्रिक्ट्स, चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर, यहां के जो ट्राइबल्स है, गोंड ट्राइबल्स, उनको एसटी कैटेगरी में शामिल करने का निर्णय हमारी संसद ने लिया है। तो बिल लोकसभा में अप्रैल में पास हो गया था, अभी राज्यसभा से पास हुआ है। ये जो बिल टेबल किया था वो किया था हमारे ट्राइबल मिनिस्टर ने, अर्जुन मुंडा जी ने। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे अर्जुन मुंडा, इन्होंने ये बिल टेबल किया था और ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है, ठीक है। तो आई होप ये भी एक पॉइंट आपको एकदम क्लियरली ध्यान में आ गया होगा। चलो अब चलते अगले पॉइंट की ओर। और ये पॉइंट है हमारे सबसे काम का पॉइंट, इसलिए मैं ये पॉइंट में कोई इमेज नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, इसको खाली, इस साइड को खाली छोड़ दिया है, पूरा आपके लिए पढ़ने के लिए रखा है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है वी बॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। वो सर्वे करती है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, बरोबर है। ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट नाम है वी बॉक्स इंडिया। वी बॉक्स इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की उसका नाम है स्किल्स रिपोर्ट 2023। ये क्या करती है कि कौन से सेक्टर के बच्चे ज्यादा एम्प्लॉयबल है, यानी उनकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, वो चेक करने का काम करते हैं।
इसमें ये भी चेक हो ही जाता है उनके सर्वे में कि कौन से कोर्सेस में आगे जाके अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। हमेशा हम लोग पूछते हैं ना, सर इसमें स्कोप है क्या, उसमें स्कोप है क्या। मैं हमेशा कहता हूँ फील्ड में स्कोप मत ढूंढो, स्कोप अपने में है क्या वो ढूंढ लिया करो बस। तुम में स्कोप है ना तो फिर तुम कोई भी फील्ड में जाओ अच्छा ही करोगे, ठीक है ना। तो या एटलीस्ट ये तो भी ढूंढो कि तुम किस फील्ड के लिए बने हो कि उस फील्ड में तुम सबसे अच्छा काम कर सकोगे, वो खुद के लिए ढूंढो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये वी बॉक्स के सर्वे के बारे में बात करते। अब वी बॉक्स इंडिया जो है ये स्किल्स रिपोर्ट 2003 लेके आया। अब इनके हिसाब से 2023 में सबसे पॉपुलर कोर्सेस कौन से रहने वाले हैं, तो इनके अकॉर्डिंग बीकॉम ये सबसे पॉपुलर कोर्स रहेगा इंडिया का, सबसे पॉपुलर। हाँ, आप सबको यही आदत लगी है, बीकॉम करो मस्त, बैंकिंग का प्रिपरेशन करो, इंश्योरेंस का प्रिपरेशन करो और कहीं तो भी जॉब ले लो। बीकॉम वाले बच्चे वैसे भी काफी एम्प्लॉयबल होते हैं, है ना, उनको सीधा ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं तो अच्छी नौकरी मिली जाती है। तो बीकॉम और एमबीए ये सबसे पॉपुलर दो कोर्सेस होंगे। बीकॉम के बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी 62 सम परसेंट है। मैं आपको जस्ट एक सेकंड में बताता हूं। हाँ, 60.62% की एम्प्लॉयबिलिटी, अच्छा यही है, चलो। तो बीकॉम वाले बच्चों की जो एम्प्लॉयबिलिटी का परसेंट है वो है 60.62%, और बस थोड़ा नीचे एमबीए वाले बच्चों का है, जो एमबीए करके निकलते हैं उनका 60.10%। तो ये दो सबसे पॉपुलर कोर्सेस। इनके अलावा बीई बीटेक है ना, बीई बीटेक ये थर्ड मोस्ट पॉपुलर कोर्स है इंडिया में, है ना। तो ये हमको याद रखना है, विथ 57.44% के साथ ये तीसरे नंबर पे है। तो अगर आप पूछा जाए तो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लाया था, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वी बॉक्स इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। वी बॉक्स इंडिया ये कंपनी ने ये सर्वे किया था, उसका रिजल्ट है। एक अच्छी खबर आपको ये भी बता दूं एट द एंड, इनका कहना है कि अभी जो फ्रेश ग्रेजुएट आ रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल फ्रेश ग्रेजुएट की जो हायरिंग है कंपनीज द्वारा वो 36.8% से बढ़ने वाली है। 36% ज्यादा हायरिंग 2023 में कंपनीज फ्रेश ग्रेजुएट्स की करेगी। तो देयर विल बी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर यू पीपल इन द नेक्स्ट ईयर, है ना। तो ये 1 जनवरी से नौकरी लगने के चांसेस आपके बढ़ने वाले हैं, तो ले लेना जल्दी से, ठीक है। चलो अब चलते अपन अगले पॉइंट पे। एक्सरसाइज बोले तो मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। आज कौन सी एक्सरसाइज है हमारी चर्चा में, तो आज हमारी चर्चा में जो एक्सरसाइज है उसका नाम है काजिंद। काजिंद देखो, ये अब कजाकिस्तान और इंडिया ये दोनों के बीच, देखो नाम से ही पता चलती है, तो ये सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों का नाम आ गया। कौन कौन? कजाकिस्तान और इंडिया। तो इंडिया और कजाकिस्तान इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है ना। अभी इसका नाम क्या है? काजिंद 22। तो काजिंद 22 ये कल शुरू हुई 15 दिसंबर को। कब तक चलेगी? 28 दिसंबर तक चलेगी, बराबर है। कहां हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पे? तो उमरोई में हो रही है। उमरोई कहां है? मेघालय में है, बराबर है। इसको पहले देखो, ये वैसे अभी का जो इसका एडिशन है वो 6th एडिशन है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है ना, 6th एडिशन। तो ये जो पहले शुरू हुई थी तो 2016 में शुरू हुई थी। 2016 में पहले इसका नाम अलग था, इसका नाम था प्रबल दोस्तिक। प्रबल दोस्तिक ये इसका पहला नाम था 2016 में। फिर 2018 में इसका नाम, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, कंपनी लेवल ट्रेनिंग पे लेकर गया इसको, और तब इसका नाम बदल दिया गया फिर एक्सरसाइज काजिंद। तो अब इसका नाम है काजिंद, जिसमें कजाकिस्तान पहले आता और इंडिया बाद में, और फिर ईयर का नाम लिखा होता है। तो इस साल का जो हो रहा है वो है काजिंद 22। उमरोई मेघालय में हो रहा है, ये यहां लिखा हुआ है, उमरोई मेघालय में हो रहा है, और 15 दिसंबर कल शुरू हुआ और अभी ये चलेगा 28 दिसंबर तक, ठीक है ना। इतनी चीज याद रखनी है। एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th एडिशन हो रहा है ये, ठीक है ना। चलो तो अब चलते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है जीआई टैग से रिलेटेड। अब जीआई टैग ना, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला टैग। जीआई टैग होता क्या है? तो जीआई टैग को आप ऐसे समझ सकते हैं, अब किसी कपड़े पे टैग देखते हैं ना, जहां पे प्राइस लिखी होती है तो हम उसको बोलते हैं प्राइस टैग।
बराबर है। तो एक टैग लगा हुआ है जिसपे प्राइस लिखी हुई है। लेकिन जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग बोले तो ये कोई ऐसा फिजिकल तो टैग लगाते नहीं किसी चीज पे, तो ये एक नाम है या रिकॉग्निशन है या पहचान है किसी चीज की कि वो चीज किस ज्योग्राफिकल एरिया से है, यानी उस जीआई टैग से यह ज्योग्राफिकली उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो इंडिकेट होता है। ऐसी चीज को हम लोग जीआई टैग बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग, ठीक है ना। ये सरकार द्वारा दिए जाते हैं चीजों को जो ज्योग्राफिकल एरिया से, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में खाई हुई बहुत इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? कोल्हापुरी चप्पल ना, बहुत पड़ी थी अपने को कोल्हापुरी चप्पल बचपन में। तो जिसके पापा पहनते थे कोल्हापुरी चप्पल उनको पता होगा। तो कोल्हापुरी चप्पल जो है वो स्पेसिफिक कोल्हापुर से है, बराबर। तो कोल्हापुर से है मतलब क्या? तो वो आपको कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है तो वहीं से वो बिलोंग करती है, ये वहां से पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा, दार्जिलिंग का टी। दार्जिलिंग का टी ये पहली चीज है जिसको जीआई टैग मिला था। अब दार्जिलिंग का टी अब कहीं आप मांगने जाओगे तो आपको वैसे ओरिजिनल ही दार्जिलिंग का टी मिलेगा क्योंकि वो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। अब उसी नाम से उसको बेचा जा सकता है और फिर उसके रेट में भी इजाफा होता है, साथ में उसकी ओरिजिनलिटी मेंटेन होती है, बराबर। यानी किसी भी चाय को आप एक जनरल चाय की तरह नहीं बोल सकते ना। दार्जिलिंग टी का एक अलग महत्व है, क्यों? कि उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला। जैसे पैठन की साड़ी या पैठनी जिसको हम बोलेंगे, तो पैठनी उसको भी जीआई टैग मिला है। नासिक की वाइन को भी जीआई टैग मिला है, नासिक के ग्रेप्स को जीआई टैग मिला हुआ है, बराबर। तो ये चीजें ज्योग्राफी से रिलेटेड है, बराबर। तो वैसे ही ये बार अभी 9 और चीजों को जीआई टैग मिला। इससे इंडिया में वैसे 432 चीजों को अभी जीआई टैग दिया जा चुका है। और क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, हम ये जीआई टैग देते हैं, बराबर। तो ये बार जो 9 चीजें हैं उनमें से कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला है वो है गमछा। गमछा हमको पता है, गमछा जो हम ओढते हैं ना, आपण मराठीत त्याला शेला किंवा उपरणं वगैरे असं काहीतरी म्हणतो, तर तसाच आसाम में जो है उसको बोला जाता है गमछा। तो ये गमछा होता है आसाम से, है ना। तो ये इसको मिला जीआई टैग। उसके अलावा तंदूर रेड ग्राम जो है वो आता तेलंगाना से, तो इसको जीआई टैग दिया गया। फिर रास्ते कारपो एप्रिकॉट जो है वो लद्दाख का है, इसलिए उसको जीआई टैग मिला। और अपने अलीबाग से आने वाला प्याज, ऑनियन, अलीबाग का व्हाइट ऑनियन जो है उसको भी जीआई टैग मिला है। इंडिया में सबसे ज्यादा जीआई टैग कर्नाटक के स्टेट से है। इसके अलावा फिर तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है ना, कर्नाटक है, केरला है, महाराष्ट्र पहले 5 में तो नहीं है, लेकिन टोटल 432 है ना, इनमें टैग्स आ गए। अब आपके लिए एक काम और बचता है कि यहाँ पे तो इस साल के आए हुए 9 में से 4 चीजों के नाम लिखे हुए हैं, बराबर। आपको बाकी के 5 चीजों के भी नाम ढूंढ के निकालने हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप भी कर लिया करो मेहनत, बराबर, ठीक है। चलो अब चलेंगे अपन अगले कहानी पे। अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है स्टार्टअप से रिलेटेड। स्टार्टअप ना, इंडिया में देखो, इंडिया जो है ना वो एक स्टार्टअप हब है। दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में है। 8000 से ज्यादा स्टार्टअप्स इंडिया में रजिस्टर्ड है। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत सारी नई नई चीजें करने का सोच रहे, लेकिन वो तभी हो सकता है जब गवर्नमेंट से भी उसके लिए मदद मिले, बराबर है। तो गवर्नमेंट से स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी तरफ से एक प्रोग्राम लॉन्च होता है हमेशा। जो प्रोग्राम चलता है उसका नाम है स्टार्टअप हब, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो मिनिस्टर कौन है इसके, है ना, मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव इसके मिनिस्टर है। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका एक प्रोग्राम है स्टार्टअप हब, जिसपे लोग अपने स्टार्टअप की आइडियाज डाल सकते हैं। फिर उनको जो भी एडिशनल चीज लगेगी वो एडिशनल चीज वहां से मिल सकती है। अब स्टार्टअप के लिए एक अलग प्रोग्राम गूगल चलाता है। गूगल का स्टार्टअप का प्रोग्राम का नाम क्या है? द एप्सकेल एकेडमी, बराबर है। ये स्पेसिफिकली एप्स के द्वारा, यानी एप्स की फील्ड में जो एप्स बनाते हैं ना, वो ऐप से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप है उस स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए एप्सकेल एकेडमी काम करती है। अभी एप्सकेल एकेडमी का 2023 का क्लास शुरू होने वाला है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसमें सबमिट करने होते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो गए
तो आपने जो पहली जो लेवल है वो तो पार कर लिया, आपने एक ऐप बना लिया, ठीक है, आपने एक कंपनी चालू कर दी, आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया। दूसरा बड़ा काम, दूसरा जो काम होता है सबसे मुश्किल वही जाता है कि इसको स्केल कैसे करें, ग्रो कैसे करें। तो ऐप स्केल एकेडमी में क्या होता है कि आपके ऐप को मोनिटाइज कैसे करना है, आपके बिजनेस को ग्रो कैसे करना है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना कैसे है, उसका डिजाइनिंग कैसे करना है, उसका बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करना है, जैसे मैंने कहा उसको मोनिटाइज कैसे करना है, इन सारी चीजों को उसमें सिखाया जाता है, इन सारी चीजों को उसमें सिखाया जाता है। तो अब मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री और एप्सकेल एकेडमी, गूगल की जो एप्सकेल एकेडमी, ये साथ में आके बच्चों के लिए काम करेंगे। इन्होंने बोला हम साथ में आएंगे और, है ना, हम साथ में आएंगे और बच्चों को, बच्चे ही नहीं जितने भी है सबका स्टार्टअप, जिनका भी है, बच्चे बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बच्चे बोलने की आदत है, लेकिन जिनके भी ऐसे स्टार्टअप है उन सबको ग्रो करने में ये दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में आके हेल्प करेगी, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और इसके लिए अलग अलग शहरों में, जैसे सूरत हो गया, इंदौर हो गया, कोयम्बतूर हो गया, गंगटोक हो गया, जयपुर हो गया, तो यहाँ पे रोड शो करने वाले हैं। रोड शो करके बच्चों को, लोगों को ये, फिर से बच्चों आ गया, लोगों को ये बताएंगे देखो हम लोग साथ में आ गए, गूगल साथ में आ गया, मिनिस्ट्री साथ में आ गई सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट वाली, हम साथ में आके अब हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपको बस हमसे जुड़ना है, ठीक है। तो ये सारा कार्यक्रम अभी ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका स्टार्टअप हब वाला प्रोग्राम, और साथ में कौन है तो गूगल का एप्सकेल एकेडमी का क्लास ऑफ 2023। ठीक है, चलो अब चलेंगे अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जो कि जिसपे सवाल बनेगा। सवाल ये है कि 2032 का जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होने वाले हैं वो कहाँ होने वाले हैं, ठीक है। तो वो कहाँ होने वाले हैं, वो होने वाले हैं ब्रिस्बेन में। कहाँ होंगे, ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो 2032 का जो ओलंपिक होगा वो होगा ब्रिस्बेन में, और ये ब्रिस्बेन में जो ओलंपिक होने वाला है उसको पूरा मैनेज करने का काम उनके सीईओ के हाथ में होता है। तो अब इनकी सीईओ किसको चुना गया है, सीईओ चुना गया है सिंडी हुक को, ठीक है। आपको यहाँ सिंडी हुक दिख रही होंगी, ये सिंडी हुक को 2032 का जो ओलंपिक है और पैरालंपिक्स, दोनों ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स जो ब्रिस्बेन में होंगे उसको मैनेज करने का काम, यानी उसका सीईओ किसको बनाया, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो होती है ना, एक व्यक्ति तो नहीं करता भाई, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है। तो ये ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो होगी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी है, सिंडी हुक। ये पहले वैसे डेलॉइट में थी, है ना, डेलॉइट एशिया पैसिफिक में काम करती थी, एक साल पहले वहां से इन्होंने काम छोड़ा है वो, है ना। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क में भी काम किया है, यूएस में भी काम किया, ऑस्ट्रेलिया में भी काम किया है, तो इनको उधर काम करने का एक्सपीरियंस भी है, और इसीलिए इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी है। 2032 का ओलंपिक्स जो कहाँ होने वाला है, ब्रिस्बेन में होने वाला है, उसको मैनेज करने वाली ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, और कुछ है क्या, अरे बहुत, सबसे बड़ी चीज तो आज अभी है, आज 16 दिसंबर है विजय दिवस। विजय दिवस हम इंडिया में मनाते हैं विजय दिवस, यही विजय दिवस बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, जिसका नाम है विजय दिवस, है ना। तो बांग्लादेश में विजय दिवस होगा, इंडिया में विजय दिवस होगा। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है, ये कारगिल विजय दिवस से अलग है। कारगिल विजय दिवस तो 26 जुलाई को होता है। ये जो विजय दिवस है ये है इंडिया की एक कन्विंसिंग विक्ट्री जो हमने 1971 के वॉर में पाकिस्तान पे मिली थी, है ना। पाकिस्तान हमसे हार गया था, हम पाकिस्तान से जीत गए थे। 93,000 सोल्जर्स को, पाकिस्तान के सोल्जर्स को हमने कैप्चर किया था, और पाकिस्तान ने घुटने टेक के कागज पे हस्ताक्षर किए थे कि वी सरेंडर। ये आपको जो फोटो दिख रहा है ना यहाँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है इंडिया की हिस्ट्री में, है ना। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये है जनरल ए नियाजी, जो पाकिस्तान का जो ईस्टर्न कमांड था उसके हेड थे, वो संभाल रहे थे। और ये है हमारे डॉक्टर अरोड़ा जी, है ना। तो ये इनके सामने इन्होंने, नियाजी ने साइन की थी। तो और ये जो है ये 16 दिसंबर
1971 में हुआ था ना। बात अगर आपको पता होगी थोड़ी सी, तो इंडिया ऐसा जो है, ये हमारा इंडिया का इधर, और इधर इधर से फिर ऐसा पाकिस्तान है इधर, है ना। तो ये मोटा मोटा पाकिस्तान है, इधर फिर हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और यहाँ पे है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश और ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये सॉरी ये वेस्ट पाकिस्तान था पहले, और ये ईस्ट पाकिस्तान था। अब क्या हुआ कि वेस्ट पाकिस्तान वालों को लगता था कि हम लोग ईस्ट पाकिस्तान से बेहतर है ना। जब इलेक्शन हुए ईस्ट पाकिस्तान में, तो ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ने काफी सारी सीट्स ली, लेकिन इनको लगता था ऐसे कैसे सीट ले लिए, तो डेमोक्रेसी थोड़ी है पाकिस्तान में, कहां डेमोक्रेसी, हम तो, हमारे पास तो पावर है, मिलिट्री पावर है, हम चलाएंगे बराबर। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और बात तो शुरू हुई थी बंगाल लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाने की। देखो ये वेस्ट पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो यहाँ पे तो बंगाली मुस्लिम्स थे सारे, तो इनका बोलना था कि बंगाली को भी आप वो नेशनल लैंग्वेज बनाओ, लेकिन यहाँ के लोग बोले कि नहीं, उर्दू ही नेशनल लैंग्वेज रहेगी। तो झगड़ा वहां से शुरू हुआ। फिर झगड़ा इतना बड़ा कि ये लोग तो, यानी वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे, वो ईस्ट पाकिस्तान में के लोगों को उनके डेमोक्रेटिक राइट्स भी नहीं देने लगे। बहुत अत्याचार हुए, मिलिट्री द्वारा बहुत अत्याचार किए गए ईस्ट पाकिस्तान में। फिर इंडिया ने हस्तक्षेप किया, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान में हो गया वॉर, और वॉर हुआ, उसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान हार गया और बाद में उसको सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान ने आज ही के दिन 16 दिसंबर को सरेंडर किया था, और फिर ये जो नया कंट्री है बांग्लादेश, वो एक्चुअली अस्तित्व में आया। और हमने कुछ दिन पहले जो बात की थी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, जो कि शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ सेनेटरी के दिन, सेनेटरी के हिसाब के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो वो जो शेख मुजीबुर रहमान है, वो फादर ऑफ द नेशन बने बांग्लादेश के, क्योंकि उन्हीं की लीडरशिप में ये सारा इंडिपेंडेंस का वॉर शुरू हुआ था। देखो 9 महीने लग रहे थे, बांग्लादेश 9 महीने से लड़ रहा था, लेकिन इंडिया आया तो 13 दिन में सारा विषय समाप्त हो गया, 13 दिन में विषय खत्म। 13 दिन का वॉर चला, 13वें दिन 16 दिसंबर को फाइनली उन्होंने जब साइन की, तो हमने फिर उनको युद्धबंदी करके भी रखा था, नियाजी को इंडिया ने रखा था। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग 16 दिसंबर को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, और बांग्लादेश इसको विजय दिवस के नाम से मनाता है। ठीक, तो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चंस क्या है आज। तो आज आपके लिए 5 सवाल है, जिनके जवाब आपको कहां देने हैं, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। कौन से 5 सवाल? पहला, विच स्टेट इन इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स? सबसे ज्यादा जीआई टैग इंडिया की कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू विच एजेंसीज रिपोर्ट आर बीकॉम एंड एमबीए मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस इन इंडिया? कौन सा रिपोर्ट है, कौन सी कंपनी का रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट का नाम क्या है, ये बताना है। जिसमें आपको बताया था मैं, बीकॉम और एमबीए सबसे पॉपुलर कोर्सेस है, वो रिपोर्ट का नाम बताइए। तीसरा, ये काजिंद एक्सरसाइज जो होती है, वो कौन से 2 कंट्रीज के बीच में हो रही है, और कौन से बीच में हो रही है ये तो पता है, ये कहां हो रही है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चौथा जो सवाल है वो है कि कौन सा शहर है जो 2022 का ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स होस्ट करेगा, 2032 का ओलंपिक्स पैरालंपिक्स होस्ट करेगा। और आखिरी सवाल जो है कि ट्यूबरकुलोसिस ACSM के लिए कौन से स्टेट को अवार्ड मिला है। आई होप 5 सवाल क्लियर हो गए होंगे, आज के सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो गए। तो इसी के साथ आज हम यहीं रुकेंगे, जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना। थैंक यू वेरी मच।